हेलो साथियों, टैट की परीक्षा प्रस्तावित है और हम टैट में पढ़ाएंगे आपको पर्यावरण। पर्यावरण में 30 सवाल आते हैं, तो हम इम्पोर्टेंट सवाल आपको जो सवाल एग्जाम में आते हैं वो पढ़ाएंगे। देखते हैं। 1972 में संयुक्त राष्ट्र के स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिट का जन्म हुआ। तो ये सवाल कैसा आएगा? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम सम्मेलन कहाँ हुआ? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हमें आंसर में लिखेंगे स्वीडन में हुआ। कहाँ हुआ? स्वीडन में। एक तो सवाल बनेगा ये, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ। और एक सवाल बनता है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ? तो इस अगर कब हुआ आता तो लिखेंगे 1972। यूनिट क्या है? कभी कभी सवाल ऐसे दे देता है, यूनिट क्या है? तो अगर पता है तो हम बता पाएंगे यूनिट क्या है। तो यूनिट का मतलब यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये यूनिट का मतलब है। तो इससे 3 सवाल बनते हैं। एक तो संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। एक संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वीडन में। और तीसरा सवाल बनेगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, शॉर्ट में क्या है, इसे यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सवाल एग्जाम में कई बार आया है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम कब लिखेंगे? 5 जून को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसमें से 4 सवाल पुटअप हो रहे हैं, आप इसे पढ़ेंगे तो 4 सवाल अगर आएंगे तो इसमें से आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए। प्राथमिक वायु प्रदूषक है। प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या क्या है? सवाल में कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या है? तो उसमें आएगा सवाल में कालिक, धुआं, धूल, एस्बेस्टस, कीटनाशक। अगर आपको इनमें से पता है, एक देगा क्या नहीं है, एक सवाल दे देगा उसमें से एक ऑप्शन देगा क्या नहीं है, तो जो अलग दूसरा होगा उसे हम लगाएंगे। तो प्राथमिक वायु प्रदूषक में क्या आता है? कालिक आता है, धुआं आता है, धूल आता है, एस्बेस्टस आता है और कीटनाशक। ये सब प्राथमिक वायु प्रदूषक है। प्राथमिक वायु प्रदूषक में 5 प्रकार के: कालिक, धूल, धुआं, एस्बेस्टस, कीटनाशक, ठीक है। इसमें क्या होता है? CO, हाइड्रोकार्बन, SO2 तथा NO2। ये भी प्राथमिक प्रदूषक के ही नाम है। आगे आइए। ग्रीन CO2 ग्रीन हाउस की मुख्य गैस है। तो कभी सवाल आता है, क्या सवाल आएगा? ग्रीन हाउस की मुख्य गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस की मुख्य गैस कौन सी है? तो हम लगाएंगे CO2। मीथेन ओजोन और जलवाष्प के साथ मिलकर विकिरण को सोख लेती है और वायुमंडल का ताप बढ़ा देती है। तो ये क्या है? CO2। CO2 क्या काम करती है? मीथेन और ओजोन, जलवाष्प के साथ क्रिया करके अवरक्त किरणों को सोख लेती है और वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसे हम कहते हैं कि वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। तो किसके कारण बढ़ता है? CO2 के साथ। ये क्रिया किसके साथ करती है? मीथेन, ओजोन और जलवाष्प के साथ मिलकर अवरक्त किरणों को सोख लेती है और वायुमंडल का ताप बढ़ा देती है। तो सवाल कहाँ से आया? ग्रीन हाउस गैस की मुख्य गैस कौन सी है? तो लिखेंगे CO2, ठीक है। आगे चलो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से समताप मंडलीय ओजोन की मात्रा में कमी होती है। क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? क्या है? ये जो है CFC। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये हमारी AC में और फ्रिज में के से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन मंडल की मात्रा को कम कर देती है। ओजोन मंडल की मात्रा मतलब ओजोन की जो परत है उसका ये क्षरण कर रही है। और तीसरा सवाल इसमें से बनेगा, ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। तो इससे 3 सवाल बने। ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और क्लोरोफ्लोरो कार्बन ओजोन की मात्रा को कम कर दिया, यानी कि ओजोन की परत जो घट रही है, कहते हैं जो छेद हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण ही हो रहा है। आगे चलिए।
पौधों के परागण व बीजाणु लोगों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। पौधों में जो परागण होता है उसके बीजाणु लोगों में एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ लोगों को पौधों के परागण के कारण एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिए, पारे से अंगों की शून्यता, मतलब पारे से जो है अंगों में नमनेस आ जाती है। अगर पारा शरीर के अंदर चले जाए तो उसमें नमनेस आ जाएगी। दृष्टि का धुंधलापन हो जाएगा, ये पारे के कारण। कभी कभी सवाल आ जाता है पारे के कारण क्या हो जाता है, तो अंगों में शून्यता आ जाएगी और दृष्टि का धुंधलापन हो जाएगा। आगे देखिए, शीशे से शीशे से क्या होता है, शीशे से भ्रम, अगर शीशा शरीर में चल जाए तो भ्रम या पागलपन और मृत्यु तक इससे हो जाती है। यानी कि शीशे से भ्रमता और पागलपनता और अंत में इससे मृत्यु भी हो जाती है अगर शरीर में चला जाए तो। ठीक है, आगे देखें। एक सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल ये है, पारे पारे के संक्रमण से मिनीमाता रोग होता है। पारे से, ये कई बार सवाल आया एग्जाम में, पारे के संक्रमण से कौन सा रोग होता है, तो आपको लगाना मिनी माता रोग, जिसकी परिणति अंगघात या मृत्यु तक हो जाती है। जिसके अंदर, इसके अंदर जाने से अंगों को नुकसान पहुंचता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है, पारे के संक्रमण से मिनी माता रोग होता है। कई बार एग्जाम में सवाल ऐसे के ऐसे रखते हैं, पारे से कौन सा रोग होता है, तो मिनी माता रोग, याद कर लेंगे। फ्लाई एश, फ्लाई एश जलीय वनस्पति के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा डालती है। फ्लाई एश माने जो धूल या जो गैस है वो उड़ती रहती है आसमान में, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा डालती है। यानी कि धुंध, जो धुआं है और जो कालिक है, जो राख उड़ती है, उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। ये कोयले की राख हो गई या धुएं की या कोई भी पदार्थ जल रहा है तो उसकी जो फ्लाई ऐश है वो जो है संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा डालती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा डालती है, जिससे खाद्य श्रृंखला का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, खाद्य श्रृंखला पर, जो हमारी एक चैन है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखो। गोबर गैस, वायु का गोबर गैस क्या है, गोबर गैस में क्या निकलता है, मीथेन। गोबर गैस या बायोगैस का उत्पादन सूक्ष्म जीवों के किण्वन से होता है, जिससे सर्वाधिक उत्पादित गैस मीथेन होती है। तो कई बार सवाल एग्जाम में ऐसे का ऐसे आता है, गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है, तो निकलती है मीथेन गैस। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, याद कर लेना, मीथेन गैस। गोबर गैस में या बायोगैस में तो मीथेन गैस निकलती है। आगे चलो, बायोगैस का औसत संगठन, बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कभी कभी सवाल कैसा आता है, बायोगैस में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, बायोगैस में सबसे अधिक मीथेन पाई जाती है, यानी 55% मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड 35%, हाइड्रोजन 7.5% और नाइट्रोजन 2.4% तथा अल्प मात्रा में H2S गैस पाई जाती है और अन्य गैसें। तो सवाल यही बनेगा, बायोगैस में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, तो बायोगैस में सबसे ज्यादा मात्रा होती है मीथेन की। ठीक है, आगे चलो। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, जिसे हम गाड़ियों में चलाते हैं सीएनजी, वो क्या होती है, संपीड़ित प्राकृतिक। एक तो सवाल ये है सीएनजी कैसी गैस है, तो सीएनजी कैसी गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है और इसमें सबसे अधिक मात्रा मीथेन की होती है, यानी कि 80 से 90% मीथेन पाई जाती है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, तो सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा मीथेन की पाई जाती है, जो कि पर्यावरण को सबसे कम हानि पहुंचाती है। आगे देखिए, तरलीय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, अभी एलपीजी हमारे जो घरों में गैस चलती है उसकी बात हो रही है, मुख्यतः प्रोपेन ब्यूटेन गैस होती है। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है,
एलपीजी या आएगा तरलीगत पेट्रोल में कौन सी गैस होती है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। ठीक है, सवाल ऐसे का ऐसे तरह मिलता है। एलपीजी में किसका मिश्रण, तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में उपलब्ध एलपीजी में ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि भारत में गैस है, वैसे तो दोनों का मिश्रण था प्रोपेन और ब्यूटेन का, लेकिन भारत में जो अधिक मात्रा पाई जाती है वो ब्यूटेन की पाई जाती है। ये भी कई बार सवाल आया है कि भारतीय गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, ब्यूटेन। वैसे मिश्रण किसका है, अगर सवाल मिश्रण में आए तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक है, आगे आ जाओ। प्राकृतिक गैस में 85% मीथेन और 10% इथेन के अतिरिक्त प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन व अन्य अक्रिय गैस शामिल होती है। तो प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है उसमें भी 85% मीथेन होती है और 10% इथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और अन्य अक्रिय गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक क्या पाई जाती है, इसमें प्राकृतिक गैस सबसे अधिक मीथेन पाई जाती है। आगे सवाल देखिए। अब ये सवाल है, देखो ये कई बार सवाल आया है, एलपीजी में अप्रिय गंध वाली पदार्थ, मतलब हमारी जो घर की एलपीजी गैस है उसमें गंध आती है, तो वो कौन से पदार्थ से आती है, प्रोपेन ब्यूटेन से नहीं आती, उसमें एक अलग से डाली जाती है इथाइल मार्केप्टन। क्या नाम है उसका, इथाइल मार्केप्टन, ताकि हमें अगर गैस का रिसाव हो रहा है तो हमें पता चल सके गैस रिस रही है। नहीं तो एलपीजी में कोई गंध नहीं होती, अगर इसे इथाइल मार्केप्टन को ना मिलाएं तो एलपीजी में से कोई गंध नहीं आती। इसमें से अगर इसलिए मिलाया जाता है कि कभी कहीं रिसाव हो तो हमें पता चल जाए इथाइल मार्केप्टन। तो ये मिश्रण किसका है, इथाइल मार्केप्टन का। ठीक है, इस सवाल को कई बार एग्जाम में आया है कि कौन सी गैस मिलाई जाती है एलपीजी गैस में। आगे आ जाओ। गैसोहोल गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। गैसोहोल क्या है, तो काय से तैयार किया, सवाल आया गैसोहोल किससे तैयार किया जाता है, तो गैसोहोल गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। तो गैसोहोल है क्या, ये अल्कोहल ही है एक प्रकार का, यानी कि जो हम कह रहे हैं ना कि पेट्रोल में मिलाया जा रहा है गन्ने का रस, तो वो ही है गैसोहोल। क्या है, गैसोहोल गन्ने का रस है। तो इससे जो है इसे अल्कोहल मिला बना के और इसे जो है पेट्रोल में मिलाया जाता है। पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, गैसोहोल, ये अल्कोहल की बना के ही उसमें मिलाया जाता है। आगे आ जाओ। भारत की पहली ज्वारीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना तिरुवनंतपुरम के समीप विजिनंजम में की गई थी। तो भारत की पहली ज्वारीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना कहाँ गई थी, तिरुवनंतपुरम के विजिनंजम विजिनंजम में की गई थी। ये सवाल भी कई बार आया, भारत में पहली बार ज्वारीय ऊर्जा कौन सी होती है, जो समुद्र में लहरें आती हैं उनसे जो ऊर्जा मिलती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और सबसे पहले कहाँ मिली गई, तिरुवनंतपुरम के समीप विजिनंजम में। ठीक है, आगे आ जाओ। जल की गुणवत्ता का निर्धारण बीओडी, जल की गुणवत्ता का निर्धारण बीओडी, रासायनिक ऑक्सीजन मांग सीओडी, घुलकर ऑक्सीजन डीओ तथा पीएच मान के आधार पर की जाती है। यानी कि जल में कितने ऑक्सीजन है इसका कैसे पहचान की जाती है, बीओडी का। सवाल सीधा सीधा आता है, जल की गुणवत्ता का निर्धारण कैसे होता है, तो हमें लिखना है बीओडी के द्वारा। बीओडी सवाल में आएगा, सवाल कैसा आएगा, जल की गुणवत्ता का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो हम लिखेंगे बीओडी के द्वारा। ठीक, आगे आ जाओ। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, साबरमती नदी है। ठीक है, आगे देखिए। भूमिगत जल का प्रमुख प्रदूषित तत्व आर्सेनिक और फ्लोराइड है। भूमिगत जल जो प्रदूषित हो जाता है वो किसके कारण होता है, आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण। आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण भूमिगत जल, जब आर्सेनिक की मात्रा और फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, आगे चलो। आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी झारखंड की दामोदर है। अगर ये पूछे आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वो कौन सी
झारखंड की दामोदर नदी। कौन सी? झारखंड की दामोदर नदी। ठीक है, आगे देखिए। जल में अजैविक व जल में जैविक व अजैविक पोषक तत्वों के संकेंद्रण में यूट्रोफिकेशन का सुपोषण होता है। तो जल में जैविक और अजैविक पोषक तत्वों के संकेंद्रण से यूट्रोफिकेशन या सुपोषण होता है। जब जल में जैविक या अजैविक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है तो यूट्रोफिकेशन या सुपोषण होता है। इसे क्या कहते हैं? ये सवाल कई बार एग्जाम में क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन या सुपोषण होता है। आगे आ जाओ। जल में जैविक व अजैविक पोषक तत्वों के संकेंद्रण से यूट्रिफिकेशन या सुपोषण होता है। तो हो गया ना। आगे देखो। उत्तर प्रदेश का उन्नाव व पीलीभीत जिला फ्लोराइड प्रदूषण से ग्रसित है। कौन सा? उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला पीलीभीत में पाया जाता है एवं पीलीभीत। उत्तर प्रदेश का उन्नाव एवं पीलीभीत जिला फ्लोराइड प्रदूषण किसके कारण? फ्लोराइड प्रदूषण से ग्रसित है। उत्तर प्रदेश का याद कर लेना, उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश का उन्नाव व पीलीभीत जिला फ्लोराइड प्रदूषण से ग्रसित है। ठीक है, आगे आ जाओ। 1992 में ब्राजील में संपन्न रियो डी जेनेरो में संपन्न पृथ्वी सम्मेलन 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दो सवाल हैं। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। एक तो सवाल ये है। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में से। ठीक है। और तीसरा सवाल इससे बनना है, ये जल दिवस कब मनाया? तो जल दिवस 22 मार्च को। ये सवाल कई बार आया है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। 1993 में पहला विश्व जल दिवस मनाया गया। तो 1993 में अगर सवाल आए पहला जल दिवस कब मनाया तो लिखेंगे 1993 को पहला जल दिवस मनाया। और जल दिवस मनाया कब जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया था? 22 मार्च को। और ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ, 1992 में हुआ। ये 3-4 सवाल इससे बनने हैं, इन्हें नोट कर लेना। ये सवाल ऐसे ही सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बंजर स्थलाकृति चंबल नदी बेसिन में अवनालिका क्षरण द्वारा निर्मित विहड़ों का सबसे अधिक क्षेत्र मिलता है। यानी कि बंजर स्थलाकृति यानी बैड लेंथ टोपोग्राफी कहाँ मिलती है? चंबल नदी बेसिन में। ये कहाँ मिलती है? चंबल नदी बेसिन में। ये कौन सा क्षरण होता है? वहाँ कई बार आया अवनालिका। ये अवनालिका क्षरण होता है। बिहारों का सबसे अधिक क्षेत्र मिलता है। तो ये चंबल नदी में मिलते हैं। बिहार तो सभी जानते हैं चंबल नदी में मिलते हैं। आगे आ जाओ। आगे देखो। धमनी तीव्रता को प्रति वर्ग मीटर में वाट्स में मापा जाता है। यानी धमनी तीव्रता को प्रति वर्ग मीटर, अगर हम धमनी तीव्रता को प्रति वर्ग मीटर में नापेंगे तो वाट्स में मापेंगे। इसकी इकाई क्या है? वाट्स। यानी कि ये दो सवाल है, ध्यान रखना। और धमनी तीव्रता को प्रति वर्ग मीटर, अगर आए प्रति वर्ग मीटर तो उसे क्या बनाए? वाट्स में। अगर सवाल आए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की मापक इकाई है। एक सवाल ये आता है ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ये डेसिबल। तो सवाल ऐसे का ऐसे एग्जाम में आता है, रखा मिलता है, जैसे याद कर लेना। ठीक है, आगे आ जाओ। मानव की श्रव्य परास 20 से 20,000 हर्ट्ज है। मानव जो सुन सकता है तो कहाँ क्या सुन सकता है? श्रव्य 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है। मानव की श्रव्य परास कितनी है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज मानव की श्रव्य परास। आगे देखो। ठीक है। समुद्र की गहराई मापने और सिग्नल देने में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जब हम समुद्र की गहराई नापते हैं या सिग्नल देते हैं तो कौन सी तरंग निकालते हैं? पराश्रव्य तरंगे। कौन सी निकालते हैं? पराश्रव्य तरंगे। आगे आ जाए। आवासीय क्षेत्र में स्वीकृत मानव ध्वनि तीव्रता। ये सवाल एग्जाम में यूं कहीं धराव में मिलता है। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानव ध्वनि तीव्रता कितनी है? 55 डेसिबल। कितनी है? 55 डेसिबल ही हम रेजिडेंटल क्षेत्र में तीव्रता हो, और अगर इससे अधिक है तो उस पर केस भी हो सकता है। तो मानक क्या है? 55 डेसिबल। आगे आ जाए।
प्लास्टिक पर्यावरण में भारी तत्व कैडमियम जैसे कैंसर जनित कारक छोड़ता है। यानी कि ये सवाल कई बार आया है, प्लास्टिक जो है में क्या होता है, कैडमियम जैसा कैंसर जनित कारक छोड़ता है। तो प्लास्टिक पर्यावरण में भारी धातु कैडमियम ये पाया जाता है जो कैंसर जनित है। तो जब जो कहते हैं प्लास्टिक के बर्तन में पानी या प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए, उसमें क्या होता है, कैडमियम, जिससे कैंसर होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण मानव की इकाई, रेडियोधर्मी रेडियोधर्मी प्रदूषण मापन की इकाई रो एंटजन है, रो एंटेजन है। तो क्या है रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये कई बार सवाल ये भी आया है, रेडियोधर्मी प्रदूषण की मापक इकाई क्या है, रो एंटोजन। तो हमें लिखना है रो एंटोजन। तो इस प्रकार हमने ये आपको पहली क्लास आपको पढ़ाई है टेट की, इसमें हम पढ़ाया है पर्यावरण। तो पर्यावरण से अगर आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो दूसरों को शेयर भी करें। अगर आपको बोर्ड पर पढ़ाना अच्छा लगता है या हमारे स्लाइड से पढ़ाना अच्छा लगता है, वो दोनों चीज़ कमेंट में करें। और आगे भी हम क्लास दें, ऐसे अच्छी स्लाइड दें तो उसके लिए भी लिखें। थैंक यू।